प्यारे बच्चों, आज हम राजनीति विज्ञान का पहली पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति का छठा अध्याय लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान अपनाया और हमारे संविधान द्वारा भारत को एक लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया। एक लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक रूप से चुनी हुई एक सरकार होती है जो उस देश का शासन चलाने का कार्य करती है। यह सरकार उस देश के नागरिकों द्वारा नागरिकों में से स्वयं चुनी जाती है और यह सरकार उस देश के प्रशासन का कार्य करती है। अब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या है यह जानेंगे। 1970 के दशक तक हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था बड़े अच्छे ढंग से चली, लेकिन 1970 के दशक में इस व्यवस्था के सामने कुछ चुनौतियां पेश आई। 1967 में गोलकनाथ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के अधिकार को समाप्त कर दिया। 1971 में सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण को असंवैधानिक घोषित कर दिया। 1974 में बिहार में आंदोलन हुआ जिसे नवनिर्माण आंदोलन कहा गया और मार्च 1974 में सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण को असंवैधानिक घोषित कर दिया और 1974 में गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन हुआ और मार्च 1974 में ही बिहार में आंदोलन हुआ जिसे संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया। 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा देश में आंतरिक व्यवस्था के नाम पर आपातकाल को लागू कर दिया गया और आपातकाल के दौरान बहुत से ऐसे सरकार द्वारा कदम उठाए गए जिनके कारण जनता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हुआ, उनके मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया, विरोधी दलों के नेताओं को जेलों में डाल दिया गया, प्रेस पर रोक लगा दी गई। इन सभी कारणों के कारण जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी इसके लिए एक संकट पैदा हो गया और इसीलिए इसको लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट कहा गया। तो आज हम इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं जो आपको टॉपिक कराऊंगा वो है वचनबद्ध नौकरशाही। जैसा कि नाम से ही समझते हैं वचनबद्ध, किसी वचन से बंधा हुआ होना। 1970 के दशक में ही यह वचनबद्ध नौकरशाही की अवधारणा प्रचलन में आई। आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऐसे कदम उठाए जिससे यही लगा कि जो नौकरशाही है वो शासक दल के प्रति वचनबद्ध है, शासक दल की नीतियों और नियमों को लागू करने का कार्य कर रही है। इसलिए उस समय नौकरशाही को वचनबद्ध नौकरशाही कहा गया। मैं आपको
नौकरशाही को स्पष्ट करूंगा। नौकरशाही को इंग्लिश में हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। और यह फ्रांसीसी भाषा के दो शब्दों से बना है, ब्यूरो और क्रेसी। ब्यूरो का अर्थ है डेस्क या मेज और क्रेसी का अर्थ है सरकार। अर्थात ब्यूरोक्रेसी से हमारा अभिप्राय एक ऐसी सरकार से है जो जिसे मेज की सरकार कहा जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि नौकरशाही एक मेज की सरकार है। अर्थात नौकरशाही कर्मचारियों का एक ऐसा समूह है जो पद सोपान पर आधारित होता है। ये एक निश्चित विधि द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। एक निश्चित अवधि तक ये अपनी सेवा करते हैं और उस निश्चित अवधि तक सेवा करने के बाद ये अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इन्हें केवल इन्हें इनके पद से हटाने का कार्य बड़ा ही कठिन है, इसलिए इन्हें स्थायी कार्यपालिका भी कहा जाता है। ये प्रशासन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं और सरकार के प्रशासन संबंधी सभी कार्यों को करने का कार्य ये नौकरशाह लोग भी करते हैं। इसीलिए इसको स्थायी सरकार भी कहा जाता है। इसमें कार्यपालिका से संबंधित कर्मचारी ही इसमें शामिल होते हैं। विधायिका और न्यायपालिका के कर्मचारियों को नौकरशाही में शामिल नहीं किया जाता। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि वचनबद्ध नौकरशाही क्या है। मैं इसको दोबारा एक बार आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। हम दो नौकरशाही को दो भागों में बांट सकते हैं, एक वचनबद्ध नौकरशाही और दूसरा तटस्थ नौकरशाही। एक ऐसी नौकरशाही जो किसी दल या शासक दल के सिद्धांतों या नियमों के अनुसार न चलकर स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, उसे तटस्थ नौकरशाही कहते हैं। और एक ऐसी नौकरशाही जो शासक दल के विचारधारा और उस शासक दल के नियमों और सिद्धांतों से बंधी होती है और आंख बंद करके शासक दल के नीतियों को लागू करने का कार्य करती है, उसे वचनबद्ध नौकरशाही कहते हैं। ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में तटस्थ नौकरशाही देखने को मिलती है, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, भारत है। इन देशों में तटस्थ नौकरशाही पाई जाती है। भारत में भी तटस्थ नौकरशाही पाई जाती है, लेकिन आपातकाल के दौरान वचनबद्ध नौकरशाही की अवधारणा भारत में आई, क्योंकि इंदिरा गांधी द्वारा उस समय सार्वजनिक रूप से नौकरशाही की आलोचना की गई। इंदिरा गांधी द्वारा कहा गया कि देश के विकास के लिए और नौकरशाही का वचनबद्ध होना बहुत जरूरी है। अगर नौकरशाही वचनबद्ध होगी तभी देश की जनता की भलाई और का कार्य सरकारें कर पाएगी। अब हम दूसरा जो हमारा टॉपिक है इस पाठ का, वो है वचनबद्ध न्यायपालिका। जिस प्रकार से आपने जाना कि वचनबद्ध नौकरशाही क्या होती है, उसी प्रकार वचनबद्ध न्यायपालिका के बारे में हम स्पष्ट करेंगे। न्याय, जैसा कि आप जानते हैं, न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग है।
और किसी भी देश की में न्यायपालिका का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। अगर किसी देश की न्यायपालिका स्वतंत्र निष्पक्ष है तभी उस देश की जनता को उचित न्याय मिल पाएगा। अगर न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव में है तो उस देश की जनता को न्याय प्राप्त नहीं हो पाएगा और वचनबद्ध नौकरशाही न्यायपालिका एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है। तो हम स्पष्ट करते हैं कि वचनबद्ध न्यायपालिका है। जिस प्रकार से वचनबद्ध नौकरशाही है उसी प्रकार से वचनबद्ध न्यायपालिका है। कैसे? जैसा हमने बताया था कि वचनबद्ध किसी वचन से बंधा होना या किसी दल के विचारधारा नीतियों से बंधा होना। तो जब न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य न करके किसी दल विशेष की विचारधारा या दल विशेष की नीतियों और नियमों के अनुसार निर्णय लेने लगे, स्वतंत्र निर्णय न ले, तो उसे वचनबद्ध न्यायपालिका कहते हैं। यह न्यायपालिका वचनबद्ध न्यायपालिका भी हमें आपातकाल के दौरान हमारे देश भारत में दिखाई दी। उस समय इंदिरा गांधी द्वारा कई ऐसे निर्णय लिए गए जिससे यह लगा कि न्यायपालिका वचनबद्ध हो गई, सरकार के प्रति आंख मूंद कर निर्णय करने लगी। 1973 में 3 सीनियर न्यायाधीशों को छोड़कर A.N. राव को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। इसी प्रकार 1977 में वरिष्ठ न्यायाधीश को छोड़कर M.H. डेव को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। तो आपातकाल के दौरान जो न्यायाधीशों की नियुक्ति थी वह बिल्कुल राजनीतिक हो गई। वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाने लगी। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 12 जून 1975 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए संसद सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस निर्णय के खिलाफ इंदिरा गांधी सर्वोच्च न्यायालय गई और सर्वोच्च न्यायालय ने अगले निर्णय तक आने तक 24 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगा दी। लेकिन साथ ही उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा जब तक सुप्रीम कोर्ट का या सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता इंदिरा गांधी लोकसभा में किसी प्रकार के अधिवेशन में या भाषण में भाग नहीं लेगी। तो इंदिरा गांधी ने अपनी सदस्यता को बचाने के लिए और अपने प्रधानमंत्री के पद को बनाए रखने के लिए 25 जून 1975 को देश में आपातकाल घोषित कर दिया और देश में इमरजेंसी लग गई। अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। अब इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि इंदिरा गांधी का चुनाव है वो वैध था और इंदिरा गांधी अपने पद पर बनी रहेंगी। तो इस निर्णय से भी यह लगा कि जो न्यायपालिका है वो सरकार के अनुसार कार्य कर रही है, उसके विचारधारा को आगे बढ़ा रही है, स्वतंत्र निर्णय नहीं ले रही। अब हम अगला
टॉपिक है आपातकाल क्या है, क्या था, कैसे इसको लगाया गया और इसके क्या कारण थे, ये पढ़ेंगे। आपातकाल जैसा कि